हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नूर फातिमा। टुडे आई विल टीच यू रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिजियोलॉजी के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि रिस्पायरेटरी गैसेस किस तरह से एक्सचेंज हो रही है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सपेल आउट हो रही है, किस तरह से ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर आ रही है, और इस बॉडी से गैसेस एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है और एटमॉस्फेयर में किस तरह से हो रहा है। ये इन सब चीज़ों को हम देखेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है और कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किस तरह से होगी। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। ये कंटेंट्स मैंने आपको बता देंगे, ये सब चीज़ें हमने पढ़नी है। और अब हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस इन लंग्स होता किस तरह से है। लंग्स के अंदर जो रिस्पायरेटरी गैसेस जो होती है ना, एक्सचेंज इनका होता है वो एल्वोलाई ऑफ लंग्स में होता है और उसके साथ साथ ब्लड में होता है। अब किस तरह से एल्वोलाई और लंग्स में और ब्लड में एक्सचेंज होगा वो भी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर आ गई, ब्लड से कहाँ गई है, एल्वोलाई से ब्लड के अंदर आई है। और कार्बन डाइऑक्साइड ने ब्लड से जो है एल्वोलाई में जाएगी और वहाँ से क्या होगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी आउटसाइड द बॉडी, एटमॉस्फेयर में चल जाएगी। अब ये जो एक्सचेंज होगा गैसेस को, उसको हम कहते हैं बल्क फ्लो डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन ही होती है, बल्क फ्लो डिफ्यूजन होती है। इसके अंदर फ्लूइड जो कि बॉडी फ्लूइड्स इन्वॉल्व है, चलो हम इसको बल्क फ्लो डिफ्यूजन कहेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वोलाई टेक प्लेस थ्रू रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू। अब रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन की जो है हम एनाटमी को देखते हैं कि वो किस तरह से बनी हुई है, कैसी है वो। तो रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन दो चीज़ों से बनी होती है और ये इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस में। और इस बनी किन चीज़ों से होती है, एक तो एपिथेलियम होता है जिसे एपिथेलियम ऑफ रिस्पायरेटरी यूनिट कहते हैं, और एक एंडोथेलियम होती है जो पल्मोनरी कैपिलरी की होती है। अब यहाँ पे उसने आरबीसी भी बनाया हुआ है किस तरह से ब्लड से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वो इसको पास करके डिफ्यूजन के थ्रू और जो है एल्वोलाई से, और उसके बाद क्या करेगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी। और किस तरह से जो ऑक्सीजन है वो एल्वोलाई से मूव करते हुए डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के अंदर जा रही है, और फिर वो ब्लड को जो है मतलब कि ऑक्सीजन जो बॉडी को जो उसकी डिमांड है ऑक्सीजन की वो पूरी करेगी। अब हम इसकी लेयर्स को मजीद देख लेते हैं। तो इसकी लेयर्स बनी हुई हैं, सबसे जो नीचे वाली लेयर है उसको सरफेक्टेंट कह रहे हैं, उसके बाद फ्लूइड लेयर है, फिर एपिथेलियम है, फिर एल्वियोलर एपिथेलियम है, उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस है इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान। उसके साथ जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है और उसके साथ साथ कैपिलरी में एंडोथेलियम आ जाती है। अब हम देख लेते हैं कि किन किन पोर्शंस में कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। तो एल्वियोलर पोर्शन के अंदर जो है मोनोमोलिक्यूलर लेयर है, इनके सरफेक्टेंट की एक लेयर है। उसके बाद हम लोगों ने देखी फ्लूइड लेयर है, उसके साथ साथ कौन सी थी, एल्वियोलर एपिथेलियल लेयर थी। ये तीन लेयर्स कहाँ पे, एल्वियोलर पोर्शन के अंदर हैं। और इन मतलब कि एक तो एल्वियोलर पोर्शन है, दूसरा कैपिलरी पोर्शन है, ये दो मेजर पोर्शन है। इनके सेंटर में एक जो है स्पेस है, एक वो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। कैपिलरी पोर्शन में क्या होगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी, और उसके साथ साथ क्या होगा, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होंगे। क्योंकि हमें पढ़ा था कि एपिथेलियम और एंडोथेलियम से ही बनी हुई है। तो जो एल्वियोलर पोर्शन है उसके अंदर एपिथेलियम है, और जो कैपिलरी पोर्शन है उसके अंदर एंडोथेलियम सेल्स हैं, और सेंटर में जो इनकी स्पेस है वो है इंटरस्टिशियल स्पेस। अब हम इसकी लेयर्स को ज़रा सही तरीके से पढ़ लेते हैं कि लेयर्स की थिकनेस क्या है और कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया है, और किस तरह से आरबीसीज जो हैं डिफ्यूज़ करते हैं और गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 माइक्रोन है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है जो हमारे बोथ लंग्स का है वो कितना है, 70 स्क्वायर पर मीटर या 70 स्क्वायर मीटर। अब एवरेज डायमीटर जो है पल्मोनरी कैपिलरी का वो 8 माइक्रोन तक होता है डायमीटर जो है। अब आरबीसीज का डायमीटर क्या है, 7.4। तो ये इजीली क्या करेंगे, स्क्वीज़ हो जाएंगे, यहाँ से पास थ्रू कर जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन से, कैपिलरी पल्मोनरी कैपिलरी मेम्ब्रेन से। अब आरबीसीज जो है क्लोज कांटेक्ट करते हैं कैपिलरी वॉल के साथ, और उसके साथ क्विक गैसेज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फैसिलिटेट करते हैं बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। ये चीज़ पढ़ ली। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होती है। डिफ्यूजन किसे, मतलब डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या चीज़ है। तो ये गैस का वो वॉल्यूम है जो डिफ्यूज़ करेगा रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन से ईच मिनट में, और प्रेशर ग्रेडियंट कितना होगा, 1 mmHg। हमने जितना भी हम प्रेशर की बात करेंगे तो हम लोगों ने जो प्रेशर जो ग्रेडियंट है वो कितना है, उसके अंदर 1 mmHg ही प्रेशर कंसिडर करके
उस प्रेशर पे गैस कितनी ज़्यादा, उसका कितना वॉल्यूम है जो कर रहा है रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ कर रहा है, तो वो है उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी। और ये उसकी थिकनेस पे डिपेंड कर रही है, तो जितना वो थिन होगा ना उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूजन कैपेसिटी अच्छी होगी, और जितना थिक होगा डिफ्यूजन कैपेसिटी उतनी कम हो जाएगी। अब डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिफ्यूज़ कर सकती है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, और ऑक्सीजन की कितनी है। तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो डिफ्यूज़ करने की है वो 21 ml पर मिनट पर mmHg है। ऑक्सीजन की कैपेसिटी इतनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी देखें कितनी ज़्यादा है, 400 ml पर मिनट पर 1 mmHg है। ऑक्सीजन की इतनी कम क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो है प्रेशर वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, और हमारी बॉडी में उसकी कंपैरेटिवली कम होती है उसकी कंसंट्रेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो इस वजह से ऑक्सीजन की डिफ्यूजन जो है वो कम हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको बाहर बॉडी से एक्सपेल आउट करना है, तो उसको ज़्यादा उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी होनी चाहिए। और एटमॉस्फेयर में जो है ज़्यादा है ऑक्सीजन, तो उसने बॉडी में आना है, तो बॉडी में ऑलरेडी जो कंसंट्रेशन एक नॉर्मल रेंज में जो होती है वो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम होती है, तो उस लिहाज से वो कम डिफ्यूज़ करेगी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। नीचे ये भी लिखा हुआ है कि 20 टाइम जो है ना वो ज़्यादा डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी के अंदर, कि क्या क्या होगा तो डिफ्यूजन कैपेसिटी अच्छी रहेगी, डिफ्यूजन अच्छी हो जाएगी, और क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे फैक्टर्स होंगे जो उसकी कैपेसिटी को, उसकी डिफ्यूजन को जो है इफ़ेक्ट करेंगे, उसकी कम डिफ्यूजन होगी। पहली बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है डिफ्यूजन कैपेसिटी के। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन एल्वोलाई में और पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी। अभी हमने जितनी भी एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस देखे हैं तो वो बॉडी के अंदर दो ही चीज़ों के दरमियान वो एक्सचेंज हो रही है, ब्लड से एल्वोलाई, एल्वोलाई से ब्लड। तो प्रेशर ग्रेडियंट की क्या है? ये डिफरेंस है बिटवीन द प्रेशर ऑफ गैसेस इन एल्वोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। उसके बाद सोलिबिलिटी ऑफ गैस की बात की जाए इन फ्लूइड मीडियम में, तो जितनी ज़्यादा गैस सोलेबल होगी फ्लूइड के अंदर, हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर, उतनी ही ज़्यादा उसकी डिफ्यूजन अच्छी होगी, और जितनी वो कम होगी तो उसकी जो डिफ्यूजन है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करें तो ये भी डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, जितना सरफेस एरिया मेम्ब्रेन का ज़्यादा होगा तो उतना ही वो जो है डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो सरफेस एरिया रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन ईच लेंथ जो है वो 70 स्क्वायर है, और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है अगर तो वो कम हो जाता है। अब दो सिचुएशन होती है, जिस टाइम पे कम एक सिचुएशन होती है उसके अंदर कम होता है, वो कौन सी है? एम्फेसिमा। इसके अंदर क्या होगा कि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ कर जाएगा। तो जो है इस केस के अंदर क्या होगी, जो डिफ्यूजन है वो कम होगी, उसके साथ साथ जो है हैवी स्मोकिंग और ऑक्सीडेंट गैसेस की वजह से भी क्या होगा, ये डिफ्यूजन कैपेसिटी पे इफ़ेक्ट करेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसको डिक्रीज़ करेंगे। पहले तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला देखा था, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाले दो फैक्टर्स को देखते हैं। एक तो मोलिकुलर साइज ऑफ गैस है, अगर तो ज़्यादा मोलिकुलर साइज होगा तो वो डिफ्यूजन को क्या करेगा? स्लो कर देगा, अच्छी डिफ्यूजन नहीं होगी, कम होगी डिफ्यूजन। कितना ही मोलिकुलर साइज, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस कम होगा उतनी ही डिफ्यूजन क्या होगी? अच्छी होगी। उसने क्या है कि इफ़ मोलिकुलर वेट इज़ मोर द डेंसिटी इज़ मोर एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ लेस। वो क्यों? मोलिकुलर वेट के ज़्यादा होने से काम ख़राब हो रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही है, तो एट द एंड क्या हो रहा है? डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या हो रही है? वो कम हो रही है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, तो जितनी ज़्यादा थिन होगी उतनी डिफ्यूजन अच्छी होगी, और जितनी थिक होगी उतनी डिफ्यूजन पे क्या आएगा? इफेक्ट आएगा, वो अच्छी नहीं होगी। तो ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है थिकनेस के। इसमें क्या होगा, दो सिचुएशन होती है, एक फाइब्रोसिस और एक एडिमा। इस सिचुएशन के अंदर जो होती है डिफ्यूजन रेट क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये हमने फैक्टर्स को भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन कैपेसिटी एंड फैक्टर इफेक्टिंग इट।
अब हम इसके रिलेशनशिप की बात कर लें, यानी कि डिफ्यूजन कैपेसिटी के रिलेशनशिप की बात करें तो जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं उन्हीं फैक्टर से ही रिलेशन बन जाएगा। 3 फैक्टर्स थे जो उसको इंक्रीज़ कर रहे थे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन थे, और 2 फैक्टर्स रहते थे जो उसके इन्वर्सली रिलेट कर रहे थे। तो यही रिलेशन है। हम लोगों ने प्रेशर ग्रेडियंट को देखा था, हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को देखा था, हमने सरफेस एरिया ऑफ रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को देखा था। तो ये सब क्या रहेंगे, डिफ्यूजन कैपेसिटी के डायरेक्टली, तो इनको हम ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या जो इन्वर्सली थे वो कौन थे, मॉलिक्यूलर वेट और थिकनेस ऑफ रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थे, ये उसके नीचे लिख देंगे। ये क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, ये रिलेशनशिप बन जाएगा डिफ्यूजन कैपेसिटी एंड फैक्टर इफेक्टिंग इट का। अब डिफ्यूजन कोफिशिएंट की बात करते हैं कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या है। तो ये मेजर है उन सब्सटेंसेस की जो डिफ्यूज़ कर जाते हैं थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही वो गैसियस एक्सचेंज का जो डिफरेंस था उनके प्रेशर के दरमियान में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के, वो डिफरेंस ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो डिफ्यूज़ करेंगे, कितनी अमाउंट में वो जो है डिफ्यूज़ हुए हैं उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, उनको हम क्या कहेंगे, उस कांस्टेंट को हम कह देंगे डिफ्यूजन कोफिशिएंट। इसको डिफ्यूजन कांस्टेंट भी कहते हैं। अब फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करें कि फिक्स लॉ क्या डिफ्यूजन के बारे में कहता है, तो वो ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन, यानी सब्सटेंसेस की वो अमाउंट जो क्रॉस कर रही है गिवन एरिया को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उस एरिया के जो अवेलेबल है डिफ्यूजन के लिए। तो यानी जो अवेलेबल होगा वहीं से तो सब्सटेंस क्रॉस करेंगे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही है। अब वो डिफ्यूजन मतलब कि एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके साथ साथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल हैं वो डायरेक्टली, और उसके साथ साथ कांस्टेंट जिसको हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट कहते हैं, इन तीनों चीज़ों के जो हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो अमाउंट सब्सटेंसेस की जो क्रॉस कर रही है गिवन एरिया को। तो इसको जो है उसने लिखा भी हुआ है कि जे इज इक्वल टू माइनस डी इंटू ए इंटू डी एक्स ओवर डी सी ओवर डी एक्स। अब वो जे जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो डिफ्यूज़ कर रही है, डी हमें पता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ए हमें पता है वो एरिया है, और वो जो डी सी ओवर डी एक्स है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अब नेगेटिव साइंस इन फॉर्मूले में क्यों लगा हुआ है डी के साथ, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि डिफ्यूजन अकर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हाई से लो की तरफ जा रहा है तो वो हाई अप टू लो साइड पे आ रहा है, तो इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए डी के साथ क्या है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से होती है, यानी एटमॉस्फेयर से एल्वोलाई में कैसे होगी और एल्वोलाई से ब्लड में किस तरह से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी, कैसा प्रेशर डिफरेंस होगा, क्या प्रेशर ग्रेडियंट होगा, और किस तरह से वो डिफ्यूज़ करेगी। तो जो हम देखेंगे कि जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर वो है 159 mmHg, एल्वोलाई में कितना है 104 mmHg। तो यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, एल्वोलाई में ऑक्सीजन कम है, और इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो कितना है 55 mmHg है। तो इस डिफरेंस की बेस पर जो है ऑक्सीजन ने क्या किया है, डिफ्यूज़ किया है एटमॉस्फेयर से एल्वोलाई में। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या हो रही है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन था। और वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो वहाँ से कि हमारी लंग्स में एल्वोलाई में आई। और अब क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन ऑफ एल्वोलाई, अब एल्वोलाई में आ तो गई है, अब ब्लड में जाना है उसने, तो वो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कितना को एक्सपायर होगा आरबीसीज का हमारी कैपिलरी के साथ, पल्मोनरी कैपिलरीज के साथ। तो रेस्टिंग स्टेट के अंदर 0.75 सेकंड्स के लिए एक्सपोयर होता है, और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी किस्म की हम लोगों ने वर्किंग की है या कोई सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन हुई है, यानी कोई ऐसा काम हुआ है जिसमें हमारा ब्रीथिंग रेट जो है डिस्टर्ब हुआ है, वो नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, उस केस के अंदर 0.25 सेकेंड्स के लिए जो है एक्सपायर होता है आरबीसीज का कैपिलरी के साथ। इसलिए इस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की हाई अमाउंट हम लोगों को चाहिए होती है इनहेल करने के लिए, और ब्रीथिंग जो है वो भी उसका नॉर्मल से जो है ना वो चेंज हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। अब क्या होगा कि पल्मोनरी कैपिलरीज जो ब्लड है उसके अंदर कितनी है 40 mmHg है ऑक्सीजन का प्रेशर, और एल्वोलाई में कितना है 104।
अब हम ब्लड और एल्वेलाई के कंपैरिजन में देखें तो ब्लड के अंदर कम है और एल्वेलाई के अंदर जो है ज़्यादा है। तो फिर वही बात कि हायर टू लो कंसंट्रेशन में जाना है तो एल्वेलाई से कहाँ पे मूव कर जाएगी, ब्लड में, और इनके दरमियान का प्रेशर ग्रेडियंट कितना होगा, 64 mmHg। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वेलाई में क्या होगा कि ब्लड के अंदर एल्वेलाई के अंदर जो है 40 mmHg प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ब्लड के अंदर क्या है 46। ब्लड में ज़्यादा एल्वेलाई में कम है, तो ब्लड से क्या करेगी, वो एक्सचेंज होके डिफ्यूज़ करके कहाँ चल जाएगी, एल्वेलाई के अंदर। और प्रेशर ग्रेडियंट इनके दरमियान में कितने हैं, 6। अब डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब एल्वेलाई से एटमॉस्फेयर में जाना है तो एटमॉस्फेयर में देखो कितनी कम है, 0.3 mmHg है। यही मैं आपको कही थी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की रेंज होती है, कंसंट्रेशन होती है, और एटमॉस्फेयर में कम होती है, इसलिए वो वहाँ से निकलेगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। 0.3 mmHg जो है प्रेशर है उसका एयर के अंदर, और 40 mmHg कितना है एल्वेलाई के अंदर। तो इनका प्रेशर ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, और 39.7 शायद इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से वो पास एक्सपेल आउट हो जाएगी बॉडी से। अब हम देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसको हम देखेंगे कि रिस्पायरेटरी एक्सचेंज रेशियो को पढ़ेंगे और रिस्पायरेटरी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिस्पायरेटरी एक्सचेंज रेशियो क्या है, ये रेशियो है साइमल्टेनियस कार्बन डाइऑक्साइड के आउटपुट और ऑक्सीजन के अपटेक की। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन यही है। रिस्पायरेटरी क्वोशंट क्या है, ये जो है ये मोलर रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन टू ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी ऑक्सीजन की कंजप्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हुई है उसको, उसकी मोलर रेशियो को क्या कहेंगे, रिस्पायरेटरी क्वोशंट। इसको एस्टिमेट यूज़ किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए ऑफ ओवरऑल फ्यूल यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन और पीरियड ऑफ फास्टिंग। रिस्पायरेटरी क्वोशंट को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये एस्टिमेट करने के लिए कि ओवरऑल फ्यूल बॉडी कितना को फ्यूल यूटिलाइज कर रही है एक रेस्टिंग कंडीशन के अंदर या पीरियड ऑफ फास्टिंग के अंदर, जिस टाइम जो बॉडी है उसने फूड इनटेक वगैरह नहीं किया हुआ, तो इस स्टेट पे बॉडी कितनी जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है। तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट होती है आज की रिस्पायरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर। तो ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।